नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। सिलेक्शन सीरीज आपकी लगातार चल रही है। इनमें से कई प्रश्नों को आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं। इस सीरीज का केवल एक ही लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराना, आपका लगातार रिवीजन करवाते रहना, आपका लगातार सिलेबस से जुड़े रहना। तो पूरा जो भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है, 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट में। उन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से किया करिए। नहीं आता है उन्हें ज़रूर नोट कर लिया करिए, उस टॉपिक को रिवाइज किया करिए, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, एक एक चीज़ कंठस्थ हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसका फीस मात्र 370 रुपए है। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैच की फीस मात्र 370 रुपए है और इसमें आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट की पीडीएफ और उनका सोल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3-4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे आपको हर टॉपिक के। तो बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी आपको इस बैच में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 370 रुपए में स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेज दीजिए। आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज का प्रश्न है आपका, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। बताइएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का आपका पहला प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। औपचारिक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, सकारात्मक नियंत्रण का, या डी अप्रत्यक्ष नियंत्रण का। आवासा दा लिखा है लेकिन आप इसको ABCD ही पढ़ सकते हैं। बताइएगा। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। तो प्रश्न को समझिए। जैसे क्या हुआ, किसी दो लड़का या लड़की ने तो क्या किया, एक दूसरे की जातियां अलग थीं और उन्हें अंतरजातीय विवाह कर लिया। लेकिन समाज ने क्या किया, उनको बहिष्कृत कर दिया, यानी कि उन्हें बहिष्कृत कर दिया, अपने समाज से बाहर कर दिया, या उन दोनों परिवारों ने उन्हें अपने परिवार से बाहर कर दिया। तो ये किस प्रकार का नियंत्रण है, यह आपको बताना है। क्या ये औपचारिक नियंत्रण है, या ये नकारात्मक नियंत्रण है, या ये सकारात्मक नियंत्रण है, या ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नकारात्मक नियंत्रण। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस समाजशास्त्री के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है? बताइएगा। किस समाजशास्त्री के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है? ए रॉबिन्स, बी मायर्स, सी रूट स्ट्रॉन्ग, डी उपर्युक्त सभी। तो बताइएगा, किस समाजशास्त्री के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका, यानी कि सा रूट स्ट्रॉन्ग। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है बौद्धिक प्रक्रिया, लक्ष्य निर्धारण करना, या समस्या का परिचय, या उपर्युक्त सभी। बताइएगा। परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? तो इसका सही सबसे महत्वपूर्ण होता जो घटक होता है वो बी ऑप्शन है, लक्ष्य निर्धारण करना। आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी से परामर्श ले रहे हैं, तो आपका टारगेट निश्चित होना चाहिए कि किस उद्देश्य से आप परामर्श ले रहे हैं, है ना? तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सौहार्दपूर्ण वातावरण, या समस्या समाधान में सहायता, या प्रार्थी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम, या डी उपर्युक्त सभी। बताइएगा। परामर्श की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यह आपको बताना है। चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो इसका सही उत्तर है आपका, वो कौन सा ऑप्शन है? वो है आपका डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। सौहार्दपूर्ण वातावरण, यानी कि एक दूसरे के बीच शांति हो जब भी ये प्रक्रिया हो परामर्श की। समस्या समाधान में सहायता, अगर किसी की समस्या है उसके लिए कोई समाधान लेने आए तो उसमें सहायता मिले। और प्रार्थी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाए। क्या? प्रार्थी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाए, यह परामर्श की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है आपका, विलियमसन और हर्ले के अनुसार
परामर्श प्रक्रिया के कितने पद होते हैं? बताइएगा। विलियमसन और हर्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने पद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। बताइएगा। विलियमसन और हर्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने पद होते हैं? पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो पांचवें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 पद होते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से परामर्श का सिद्धांत क्या है? यह आपको बताना है। 1 नंबर पर दिया है स्वीकृति का सिद्धांत है, 2 नंबर पर है सीखने का सिद्धांत है, यहां पर सिद्धांत होगा, और 3 नंबर पर दिया गया है विश्लेषण का सिद्धांत है, और 4 नंबर पर दिया गया है व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत है। तो इन चारों नंबर्स में कौन सा सही हो जाएगा परामर्श के सिद्धांत की परिभाषा में? यह आपको बताना है। छठे का बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? स्वीकृति का सिद्धांत है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर आपको स्वीकृत करना होगा, स्वीकार करना होगा। और सीखने का सिद्धांत है, तो सीखना भी तो है परामर्श में, बिल्कुल सही बात है। विश्लेषण का सिद्धांत है या व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत है, यह आपको बताना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा 3 और 4 का, कि विश्लेषण का यह सिद्धांत है या व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत है। तो सम्मान तो बना ही रहना चाहिए ना, यहां पे लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं है, अब शब्दों का प्रयोग होता नहीं है, तो चौथे वाला भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 4। क्लियर आपको? 1, 2, 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षा के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं? लंबवत और क्षैतिज, एंटीजन और एंटीबॉडीज, स्वाभाविक, विशिष्ट या उपार्जित, या उपरोक्त सभी। बताइएगा प्रतिरक्षा के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सा। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर देखा करिए क्या उसमें नर्सों वाली बीमारियों, जो नर्स कार्य करती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या वहां पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा प्रयोग हुई है? अगर ऐसे प्रश्न वहां पर भरमार पड़ी हुई है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके सिलेबस पर आधारित नहीं प्रश्न, उस तरह के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सी किताबों ने क्या किया है, नर्स वाली जो अभी भर्ती हुई थी उनकी किताबों से क्वेश्चन उठा के इनमें छाप दिया है मुख्य सेविका के पेपर में। लेकिन नर्स की जिम्मेदारी अलग होती है, नर्स का सिलेबस अलग था, आपका सिलेबस अलग है, तो प्रश्न भी आपके अलग होंगे। क्लियर है आपको? तो वहां पर घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी वाले प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, बी ऑप्शन है तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो, सी ऑप्शन है आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, और डी ऑप्शन है आपका टिटनेस, तपेदिक, पोलियो। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, इबोला है एक प्राणघातक विषाणु, आतंकवादी संगठन, एड्स परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इबोला है एक। इबोला क्या है यह आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, प्राणघातक विषाणु। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका सही है, प्राणघातक विषाणु। अगला है आपका, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? रॉस का है, ऑगबर्न एवं निम्काउव का है, या मैकाइवर एवं पेज का है, या लैंडिस का है? बताइएगा सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? 9वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रॉस, ए ऑप्शन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया? इमाइल दुर्खिम ने, पीटर वर्गर ने, या कार्ल मैनहिम ने, या ऑगबर्न और निम्काउव ने? बताइएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कार्ल मैनहिम ने किया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख।
अगला प्रश्न है आपका, कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है, यह परिभाषा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और बहुत अच्छी भी परिभाषा है। कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है, यह परिभाषा किसने दी है? ए इमाइल दुर्खिम ने, बी मैकाइवर होगा यहां पर, मैकाइवर एवं पेज ने, सी जे एस रोउफ ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है, यह परिभाषा किसने दी है? 11वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, जे एस रोउफ। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया है? यह प्रश्न भी आपको कई बार करवाया जा चुका है और उम्मीद करूंगा आप में से हर कोई इसे सही करेगा। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया था? ए चार्ल्स कूले ने, बी लैंडिस ने, सी कार्ल मैनहिम ने, डी लेपियर ने। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया है? 12वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12वें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चार्ल्स कूले ने किया है। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आ, चार्ल्स कूले ने चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था, कानून, धर्म। तो बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी सामाजिक नियंत्रण को पढ़ा है, समझा है, और कई बार यह प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूं। तो रीति रिवाजों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कानून के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। धर्म के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अर्थव्यवस्था के द्वारा सामाजिक नियंत्रण नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसमें यह सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी थी? बताइएगा, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी थी? ए कार्ल मैनहिम द्वारा, बी गेल्स द्वारा, सी पीटर वर्गर द्वारा, और डी ऑप्शन है आपका पार्सन्स द्वारा। तो 14वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी थी? 14वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 14वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गेल्स द्वारा दी गई है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम माना जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम माना जाता है? एक कानून द्वारा नियंत्रण, बी ट्रैफिक नियमों द्वारा नियंत्रण, सी सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण, और डी है आपका दंड विधान द्वारा नियंत्रण। बताइएगा, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम माना जाता है? 15वें का आपका सी ऑप्शन सही है, सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर, लैंड स्टीनर, सी रॉबर्ट कोच, डी लुई पाश्चर। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर हैं, या लैंड स्टीनर हैं, या रॉबर्ट कोच हैं, या लुई पाश्चर है? बताइएगा, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एडवर्ड जेनर। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एडवर्ड जेनर इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है। अगला है आपका, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया 2008 में, 1975 में, 1980 में, या 1996 में? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1980 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? रेबीज कुत्ता, प्लेग चूहा, पोलियो बंदर, टेप वर्म सुअर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। रेबीज कुत्ता, प्लेग चूहा, पोलियो बंदर, या टेप वर्म सुअर, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 18वें का आपका जो सही ऑप्शन है वो है सा, पोलियो बंदर। क्लियर आपको? तो सुअर का मांस होता है, उसको खाने से शरीर पेट में आपके कीड़े पड़ जाते हैं। कई बार ये कीड़े जो आपके हैं ये 3 से 4, 5, 6 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। अभी राजस्थान में 1-2 साल पहले एक केस आया था जहां पे उसके पेट में तकरीबन 6 मीटर का कीड़ा निकला था।
आप समझ सकते हैं, 6 मीटर का कीड़ा। तो टेप वर्म सुअर, तो ये सुअर से होता है, प्लेग चूहा है, रेबीज कुत्ता है, तो पोलियो बंदर से नहीं फैलता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है हृदय, मस्तिष्क, यकृत, लीवर या फेफड़ा? बताइएगा, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यकृत, लीवर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, व्यवसाय तथा जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु दी जाने वाली वैचारिक सहायता क्या कहलाती है? प्रशिक्षण कहलाती है, परामर्श कहलाती है, आदेश कहलाती है या पूर्वानुमान कहलाती है? बताइएगा, व्यवसाय तथा जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु दी जाने वाली वैचारिक सहायता क्या कहलाती है? 20 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 20 का आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, परामर्श। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, संश्लेषण शब्द का प्रयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? ए, परामर्श की प्रक्रिया में, बी, विश्लेषण की प्रक्रिया में, सी, उद्देश्य की प्रक्रिया में, डी, निर्देशन की प्रक्रिया में? बताइएगा 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संश्लेषण शब्द का प्रयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? 21 का आपका ए ऑप्शन सही है, परामर्श की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की सफलता निर्भर करती है परामर्श प्रार्थी की योग्यता पर, परामर्शदाता की हठी व्यवहार पर, परामर्शदाता की प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर या उपयुक्त सभी पर? बताइएगा, परामर्श की सफलता निर्भर करती है, इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यह प्रश्न भी मैं आपको एक बार करवा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, परामर्श के जो दाता है उसकी प्रतिभा, उसका ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को दूर करने के लिए, परामर्श प्रार्थी को आत्म मूल्यांकन के लिए, परामर्शदाता को परखने के लिए? बताइएगा, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? या डी ऑप्शन हो जाएगा ए, बी दोनों? तो देखिए, ए, परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को दूर करने के लिए बिल्कुल सही बात है। परामर्श प्रार्थी को आत्म मूल्यांकन के लिए बिल्कुल, जो परामर्श प्रार्थी होता है यानी कि जिसे परामर्श चाहिए होता है उसको परामर्श प्रार्थी कहते हैं, वो आत्म मूल्यांकन करने के लिए किसी से परामर्श ले सकता है। जैसे आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछते हैं सर क्या करें, सर कैसे पढ़ें, तो आप ये परामर्श ले रहे हैं। क्लियर है आपको? परामर्शदाता को परखने के लिए, अगर आप मेरा टेस्ट लेने के लिए आप परामर्श कुछ लेना चाहते हैं तो वो सही नहीं है ना? तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आ बा दोनों। मेरा क्या, आप किसी भी टीचर से अगर उसकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए आप कुछ पूछने जा रहे हैं तो वो गलत है ना? तो ये चीजें हैं, आपका 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक सफल परामर्शदाता के कौन कौन से गुण होते हैं? बताइएगा, एक सफल परामर्शदाता के कौन कौन से गुण होते हैं? एक, कुशलता, दूसरा सत्यनिष्ठा, तीसरा व्यक्तियों में रुचि रखना, चौथा मित्रता व व्यवहारिक, पांचवा खर्चीला। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए में दिया गया है 1 2 3 4, बी में दिया गया है 1 2 4 5, सी में दिया गया है 2 3 4 5 और डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। देखिए, कुशलता तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्यनिष्ठा भी होनी चाहिए, अगर परामर्शदाता ही झूठ बोलने लगेगा तो गलत हो जाएंगी चीजें। व्यक्तियों में रुचि रखना, अगर आप किसी से परामर्श लेने जा रहे हैं वो आप में रुचि ना रखे तो फिर गलत हो जाएगा। तो वो व्यक्ति में रुचि रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना? अच्छा, ये समस्या है, अच्छा, इस तरह के प्रश्न पूछने वाला, पूरे ध्यान से बात सुनने वाला ही एक अच्छा परामर्शदाता हो सकता है। मित्रता व व्यवहारिकता, ये दोनों भी होनी चाहिए। ये नहीं कि मित्रता पूर्वक व्यवहार ही नहीं कर सकता है वो, व्यवहारिकता यानी कि व्यवहार में व्यवहार करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से किससे व्यवहार करना है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर आपको? चौथा 1 2 3 4 सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। क्लियर आपको? टोटल आपको 25 प्रश्न कराए गए हैं, 24 नंबर पर जरूर खत्म हुआ है लेकिन आपको टोटल 25 प्रश्न कराए गए हैं। क्लियर आपको? और यहां पर आपका ये देखिए, ये क्वेश्चन है 15वां की, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम माना जाता है? तो सीमा शुल्क द्वारा जो नियंत्रण होता है यह अनौपचारिक माध्यम ही माना जाता है। क्यों माना जाता है उसको समझ लीजिए। क्योंकि सीमा शुल्क किसी कानून द्वारा निर्धारित नहीं होता है, इसके लिए कोई संसद से कानून नहीं पास होता है।
सरकार का जब मन होता है तब इसको वो बदल देती है। एक नोटिफिकेशन निकालेगी, एक सूचना देगी कि आज से सीमा शुल्क इतना है, उतना लग जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये किसी कानून द्वारा निर्धारित नहीं होता है, इसलिए ये अनौपचारिक माध्यम माना जाता है। क्या? सीमा शुल्क। क्लियर है आपको? सरकार इसको कभी भी बदल सकती है, क्या पता आज रात में बदल दे, क्या पता कल बदल दे, इसके लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो कानून बने होते हैं वो औपचारिक नियंत्रण होते हैं, ये बिना कानून के लागू होता है। कानून, ठीक है, कभी भी बदला जा सकता है, इसलिए सीमा शुल्क अनौपचारिक माध्यम माना जाता है। क्लियर है आपको? तो 15वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और जो एक क्वेश्चन आपका बिना नंबर का था वो आप देख लीजिए। ये देखिए, ये यहां पर एक क्वेश्चन बिना नंबर का था। इबोला एक क्या है? तो प्राणघातक विषाणु है। क्लियर आपको? तो टोटल 25 प्रश्न आज आपको कराए गए हैं। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ईमानदारी से हर एक प्रश्न आपने किया होगा और उसको समझा होगा। अगर आपने कोई प्रश्न गलत किया है तो देखिए वो प्रश्न आपका गलत क्यों हुआ है, क्या आपने उसका रिवीजन नहीं किया, क्या उस चैप्टर को आपने सही से नहीं पढ़ा है। इन चीजों पर विचार करते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा 25 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।